लेकिन उतना ही अच्छा आज टॉपिक भी है, अगर आप समझ लोगे तो। कितना 5 साल हुए अराउंड इस कम्युनिटी को, और 5 साल में मैंने कभी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा। अ, एक चीज, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले, मेरे को लगा था मैं मेरे को थोड़ा सा पहले मिल जाएगा आज, तो मैं वो बात कहना चाह रहा था। अभी मैम कह रहे थे कि पहले स्किन अच्छी नहीं थी, तो ऐसा लगता कहीं जाते थे तो लोग बाग टोकते थे। एक चीज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब लोगों से। एक नहीं, दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो दोनों समझनी जरूरी है, वरना दोनों को कई बार मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। पहली चीज, आप जैसा दिखते हैं, जो आपकी हाइट है, जो आपका रंग है, जो आपका रंग रूप है, ना तो उस पे कभी भी गर्व महसूस करिए, और ना कभी उसको लेके बुरा महसूस करिए। कभी भी नहीं। आप मेरी इस बात की गहराई को समझे क्या? अगर तो आप बहुत अच्छा दिखते हैं तो इस बात पे गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया है इसके लिए? जो हाइट आपको मिली, क्या आपने कुछ प्रयास किया? जो रंग रूप आपको मिला, क्या आपने उसके लिए प्रयास किया था? नहीं, वो माँ बाप की देन है। तो अगर कुछ करना है तो उनके लिए शुक्रगुजार रहिए कि थैंक यू पापा मम्मी, आपने अच्छे जेनेटिक्स ट्रांसफर किए। और थैंक यू कि आप सही लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ठीक दिखता हूँ। बस इतना ही। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको आपकी बॉडी को, यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको कि अगर आप ओवरवेट हैं तो बुरा महसूस मत करिए। ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ऊपर वाले ने जो आपको अगर शरीर दिया है, उस शरीर को अगर आपने बेस्ट फॉर्मेट में रखा हुआ है, अब दुनिया जाए भाड़ में। अब दुनिया जाए भाड़ में, कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जब हंसता हूं तो मेरे दांत क्योंकि टेढ़े मेढ़े हैं, तो मेरे कई सारे यार दोस्त अजीब अजीब से कमेंट करते हैं, है ना? क्या बोल, तू तो वेम्पायर जैसा दिखता है, तेरे तो ऐसे दांत दिखते हैं, वैसे दांत दिखते हैं। वो लाख कोशिश कर ले, मुझे इस बारे में इतना सा भी फील नहीं होता है। पहले होता था, पर बाद में धीरे 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 मुझे समझ में आया कि यार ये जो कह रहे हैं ये इनकी सोच है, और ये मेरी बॉडी है। और मुझे कहीं ऐसा नहीं हो इस चक्कर में मैं हंसना ही छोड़ दूं, कहीं खुश रहना ही छोड़ दूं। तो कैसा दिखता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी का कलर कुछ भी है, ना उस पे गर्व महसूस करिए और ना उस पे छोटा महसूस करिए, क्योंकि इससे कुछ भी आपका किया धरा है ही नहीं। आपका किया धरा इस बात का है कि जब आप इधर पेट के आसपास हाथ लगाते हो साइड में, तो कितना का मामला पकड़ में आता है। कुछ के इतने बड़े बड़े टायर पकड़ में आते हैं। इस मामले से डरिए, इस पे काम जरूर करिए। आप जब यहां से हाथ नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो सीधा जाता है कि घुमावदार तरीके से जाता है, इस मामले की पूरी चिंता करिए। लेकिन जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, उस पे 1 मिनट का वक्त भी जाया मत करिए, ना गर्व महसूस करने में और ना बुरा महसूस करने में। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ना अपनी जाति पे, क्योंकि आप जिस घर में पैदा होने हैं उसी जाति के पैदा होने थे, इस बात पे गर्व महसूस मत करिए। जहां पैदा हुए हैं उस बात पे भी ऐसा मत सोचिए कि ओहो मैं इस जगह का हूं। अपन सब भारत के हैं। जहां कहीं पे भी हुए हैं, उस घर में, उस गांव में पैदा हुए तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बुरा महसूस करना है, लेकिन इस बात पे घमंड भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ से हूँ। अच्छा महसूस करिए ओवरऑल, पर घमंड मत महसूस करिए। आई होप कि आप इस बात की सिंसियरिटी को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं इस चीज के लिए लेके परेशान होते देखता हूँ। पर्टिकुलरली छोटे बच्चे इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे यार, मेरे को लोग बाग ऐसे बोलते हैं, ये वो। ये मैंने कब महसूस किया, जब मेरी बेटी का पहला दांत गिरा, तो वो अगले दिन कम मुस्कुरा रही। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? तो बोल नहीं कुछ भी नहीं पापा। वो छोटी सी बच्ची, सोचो 5 साल की बच्ची भी बता नहीं पा रही है कि भाई अब मैं स्माइल कैसे करूं, मेरा दांत गिर गया है। तो मैं, थोड़ी देर बाद में मैंने और प्रेरणा ने आपस में बात करना स्टार्ट किया कि यार प्रेरणा, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्वरा का जब से दांत गिरा है वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लग गई है? वो खेलते खेलते आई। क्या बोला पापा आपने? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो जाओ आप अपना काम करो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर प्रेरणा को बोला, उसने फिर सुन लिया। तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा, जब से दांत गिरा है मैं और अच्छा दिखना स्टार्ट हुई हूँ और गड़बड़ दिखना स्टार्ट नहीं हुई हूँ। तो छोटे बच्चे को तो आप ऐसे ही समझा सकते हो, लेकिन आप तो बड़े हो ना, तो आपको तो सीधा सीधा कह सकता हूं मैं कि इस चीज से कुछ भी रिलेशन नहीं है। अब आज के बहुत ही सीरियस टॉपिक पे चलते हैं। साइंस की एक ब्रांच है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा शायद, और अगर सुना है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अच्छी बात है।
उसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको भी मेरी समझ में शायद हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा है। क्या बोलते हैं? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या हुआ? इम्यून सिस्टम की स्टडी। न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या हुआ? न्यूरल इम्यून सिस्टम की स्टडी। और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या हुआ? कि जहां आपकी थॉट प्रोसेस और जहां आपका जो जो नर्व सिस्टम है, वो जब इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है नहीं कर सकता है, इस बात की पढ़ाई लिखाई को बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। क्लियर? थोड़ा सा मैं आई होप सिंपल तो कर दिया होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो आज ये वर्ड याद नहीं भी रहे तो भी कोई बात नहीं, तो जो बात करने वाले हैं वो याद रहनी चाहिए। तो थोड़े दिन पहले एक स्टडी हुई, है ना? और इसके बाद मैं चाहता हूं आप सब लोग गुस्सा, हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, आप तय करना कि गुस्सा करना है कि नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप तय करना। तो मानो अगर आपको 2 मिनट के लिए जोरदार वाला गुस्सा आ जाए, जोरदार वाला, है ना, ऐसे कि फोड़ दो साले को मैं, ऐसे जो सामने वाले पे, ऐसे कि हाँ आज तो सामने आ जाएगा तो मैं कोई चीज उठा के मार दूं। अगर ऐसा गुस्सा आ जाए, आ सकता है ना ऐसा गुस्सा? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? भाई दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। और कुछ लोगों को मेरे को ऐसा लगता है देख के कि वो प्रण करके आए हैं कि वो उटपटांग काम ही करेंगे, आसपास के लोगों को गुस्सा ही दिलाएंगे। तो आ जाता है गुस्सा, तो आ सकता है, आपको भी आ सकता होगा। और अगर अगली बार आए, हालांकि ये याद नहीं आएगा ये सेंटेंस, पर फिर भी कोशिश करना कि याद आए। और नहीं याद आता है तो उसका नुकसान क्या है वो समझ लीजिए। आप जब 2 मिनट के लिए अच्छा सा गुस्सा करते हैं, तो अगले 7 घंटे के लिए आपका कोर्टिसोल लेवल का हार्मोन जो लेवल है, वो बहुत डेंजरस लेवल पे हाई चला जाता है, हाई लेवल पे चला जाता है। अगले 7 घंटे के लिए आपका कोर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन का जो लेवल है, वो डेंजरस लेवल पे हाई चला जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगले 7 घंटे के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। मतलब अगर आप किसी वायरस के, किसी बैक्टीरिया के चपेट में आए, तो ये बीमार होने का बेस्ट टाइम है बॉडी के लिए। क्योंकि बॉडी तो अपना दरवाजे, जो सुरक्षा के दरवाजे हैं, वो खोले बैठी है कि कोई भी बैक्टीरिया अटैक करे तो करे, कोई भी वायरस करे तो करे। अब आपके सुरक्षा गार्ड छुट्टी पे हैं अगले 7 घंटे के लिए। ठीक है। एक और चीज होती है, और वो क्या? एक बार मैंने एक टॉपिक में बताया था कि अपन दिन भर में अपने को 330 करोड़ नई कोशिकाएं मिलती है, याद है क्या? बताया था ना, 330 करोड़ नई कोशिकाएं मिलती है। जब भी आप 2 मिनट का सॉलिड गुस्सा करते हो, अगले 7 घंटे के लिए आपकी बॉडी में नई सेल्स बनने का काम 80% रुक जाता है। अब 24 घंटे में 330 करोड़ कोशिकाएं बननी थी, तो 7 घंटे में कितनी बननी हुई? 60 70 70 करोड़ के आसपास। 70 करोड़ का 80% कम हो गई। मतलब 50 करोड़ कोशिकाएं आप जो है, जो आपका शरीर बनाता, वो अब नई नहीं बनाई। नई नहीं बनाई तो वो जो नई बन के जो काम करने थे वो काम नहीं होने। इसका मतलब आपके शरीर के नई होने की प्रक्रिया आपने रोक दी। और एक और बहुत खूबसूरत सा काम किया, और वो ये, मेरा मन करता है मैं सिर्फ इसी चीज पे आगे बोलते जाऊं, टॉपिक तो आगे दूसरा है। वो क्या होगा पता है? अगले 24 घंटे के लिए आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा। ये 7 घंटे के लिए नहीं है, पहली 3 चीजें 7 घंटे के लिए थी, ये 24 घंटे के लिए है। क्या? अगले 24 घंटे के लिए आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हार्मोन आपको सुलाता है, वो जो हार्मोन आज रात को प्रोड्यूस होगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो आप याद है नींद वाले टॉपिक में मैंने 4 स्टेज बताए थे? REM, NREM 1, NREM 2, NREM 3। ये NREM 3 स्टेज वो है जहां आपकी बॉडी रिकवर करती है। आज रात को आप NREM 3 में नहीं जा पाओगे, आपकी बॉडी लेके ही नहीं जाएगी आपको। आप गुस्सा करोगे कि चिंता करोगे इस बात पे कि गुस्सा कर लिया? कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप गुस्सा भी कर लो और बाद में चिंता भी कर लो कि अरे तेरी तो इतना सत्यानाश कर लिया बॉडी का। दोनों काम नहीं हो जाए। ये बताया इसलिए है ताकि आप गुस्सा ही नहीं करो, कोई दूसरा तरीका ढूंढो उस चीज को टेकल करने का, है ना? वो कहीं पता चले 2 4 मिनट गुस्सा भी कर लिया और फिर बैठ के नुकसान का अंदाजा लगा रहे हो कि यार कितना सारा नुकसान कर लिया, फिर सामने वाले पे इस बात पे गुस्सा कर रहे हो कि तेरे चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया, है ना? तो पर्पस वो नहीं है। पर पर्पस क्या है? ये ये बात कब पता चली पता है? ये
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की स्टडी में ये बात पता चली कि ऐसा अपने शरीर के साथ होता है। अभी बात पूरी नहीं हुई है ना? कुछ और चीजें हैं। जैसे आप रात को नहीं सोओगे तो क्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं। मानो जिस रात को आप एनआरईएम स्टेज 3 में नहीं गए तो क्या होगा? तो अगले दिन आपकी बॉडी 33% कैलोरीज कम बर्न करेगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगले दिन आपके फैट एक्यूमुलेट करने के चांसेस बढ़ गए। इससे क्या होगा? आपका 33% इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे अगले दिन के लिए अगर आप चेक करवाओगे तो आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो प्री डायबिटिक स्टेज में आएगा। मतलब अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाओगे गुस्से के अगले दिन, तो संभव है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ जाओ और आप चिंता करो कि यार मैं तो डायबिटिक था ही नहीं, फिर ये प्री डायबिटिक स्टेज में कैसे आ गया? ये इतनी सारी चीजें, ये लिंक है। अब तक अपने को ये पढ़ाया नहीं गया है। अपन जब बीमार होते हैं तो अपने को दवाइयां दे दी जाती है, लेकिन अपने को ये नहीं बताया जाता है कि आप जो दिमाग से जो बीमार सोच रखे हुए हैं उसका आपके शरीर पे दिन रात क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपने क्लब में ये सीख लिया कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज खाओगे तो वो सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन करती है। लेकिन क्या आपको ये समझ में आता है कि अगर आप अपने मन में कोई बुरा विचार आधे घंटे के लिए रखे हुए हो, कोई चिंता के विचार आधे घंटे के लिए रखे हुए हो, कोई गुस्से के विचार आधे घंटे के लिए रखे हुए हो, तो वो भी आपकी बॉडी में सेम ही चीज कर रही है जाके। क्या? क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही पैदा कर रही है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ही कैंसर होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ही हार्ट डिजीज होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ही डायबिटीज होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ही अस्थमा होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ही सारी क्रोनिक बीमारियां होती है। तो दो तरीके से पैदा कर सकते हो आप शरीर में, बुरा खाना पीना और बुरा सोना और नहीं एक्सरसाइज करके। या तो इस तरीके से क्रोनिक इन्फ्लामेशन पैदा कर लो, या फिर इस तरीके से पैदा कर लो कि आप बुरा सोच लो, चिंताजनक कुछ सोच लो, कुछ उदासी में रह जाओ, कुछ गम में रह जाओ। तो उस तरीके से भी आप अपनी बॉडी के लिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन पैदा कर सकते हैं। अब आपको बीमारियां पैदा करने के दोनों तरीके मिल गए ना? अपने में से बहुत सारे लोगों का ये दूसरा तरीका फेवरेट होता है। तो सवाल ये है कि मानो कोई बहुत चिंताजनक सिचुएशन लाइफ में चल रही है, तो अब क्या करेंगे? तो अब पहली चीज ये करेंगे कि आपको पता है कि उसको हैंडल करना है। भाई हैंडल तो करना है, कोई भी चिंताजनक जो सिचुएशन है उसको हैंडल तो करना ही है ना, समहाउ कैसे भी करके उससे बाहर निकलने की कोशिश तो करनी है। तो आपको पहली चीज ये समझ में आ जानी चाहिए कि देखो हालात खराब है, सिचुएशन कुछ ना कुछ खराब है, लेकिन मेरा चिंता करना इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर रहा है और मेरे को बीमार कर रहा है। और अगर मैं बीमार पड़ गया तो ये खराब सिचुएशन बद से बदतर में बदल जाएगी। अगर आपको ये बात आज का टॉपिक समझ में आ गया तो अगली बार आप अपने आप को चिंता में जाने से रोक लोगे। क्योंकि 2 बोतल दारू पीना या 20 सिगरेट पीना और घंटे 2 घंटे चिंता में रहना बराबर ही बात है। तो घर में आप उस व्यक्ति को बहुत टोकते रहते होंगे जो कि नशे पते करता है, गुटखे खाता है, उसको टोकते रहते होंगे कि ये गलत है, ये स्वास्थ्य के लिए गलत है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ही गलत है, पक्का ही गलत है। लेकिन ठीक उतना ही गलत आपका चिंता में रहना भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कह रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। सुना है क्या? प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? तो प्लेसिबो इफेक्ट पिछले 70-80 सालों से दुनिया भर में हजारों रिसर्च हुई है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हजारों रिसर्च हुई है। क्या टॉपिक है ये? कि 20 मरीज इधर से लिए, 20 मरीज इधर से लिए, ठीक है? और दोनों ही ग्रुप को ये बताया गया कि आपको हम डायबिटीज ठीक करने की दवाई दे रहे हैं या कोई भी बीमारी ठीक करने की दवाई दे रहे हैं। इन 20 को वास्तव में दवाई दी गई, इन 20 को दवाई नहीं दी गई, एक गोली दी गई, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ पाउडर था जो बॉडी में कोई फायदा नहीं कर सकता था, वो दी गई। इन 20 में से जो लोग पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे, जिनको इस बात पे यकीन था कि हाँ हमें जो दवाई दी जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की दी जा रही है, उनकी डायबिटीज वास्तव में ठीक होने लग गई। अब ये आपको सुन के ऐसा लगा होगा, नहीं ऐसा होता थोड़ी है, या ये कोई रिसर्च थोड़ी है, तो प्लीज आप पढ़िए इस पे। कम से कम 200 तो किताबें छप चुकी हैं।
और राम जाने कितनी स्टडी हो गई है दुनिया भर में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग, एक सिर्फ मेडिकल सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर में इस चीज की स्टडी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि उनके सोचने भर से उनकी डायबिटीज इंप्रूव हुई तो हुई कैसे। और दूसरा सवाल यह है, जब सोचने भर से डायबिटीज इंप्रूव हो सकती है, अच्छा सोचने से, ये विचार रखने से कि मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है, तो क्या यह भी संभव है कि एक व्यक्ति जो ये सोच ले कि यार मैं बीमार हूं, तो उससे बॉडी बीमार पड़ जाए? क्या ये संभव है? न्यूरो ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी तो यही कहती है, ये पक्का ही संभव है कि आप सोच के ठीक भी हो सकते हैं और सोच के बीमार भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जीवन में कितनी भी बुरी, कितनी भी टफ, कैसी भी हालत चल रही हो, इसको आपको सबको समझना है कि प्लीज अपनी सोच पे थोड़ा नजर रखिए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जिसको इस साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में बहुत सॉलिड तरीके से स्टडी किया जा रहा है। अब तक आपने क्लब में आके एक बात तो सीख ली होगी, क्या? कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो इम्यून हेल्थ है, वो कहाँ है? मैक्सिमम उस कहाँ है? हाथ में है, पाँव में है, सर में है, कहाँ है? सबसे ज्यादा इम्यून से हेल्थ कहाँ है आपकी? कौन कंट्रोल करता है? कौन से ऑर्गन में है? कोई बताएगा क्या? हमने क्लब में डिस्कस किया हुआ है कि आपका जो है, कौन सा ऑर्गन है शरीर का जिसमें, मतलब जिसको अपन ये कहते हैं कि यहाँ आपकी इम्यूनिटी है सबसे ज्यादा, कहाँ है? कोई बताएगा? हमने क्लब में डिस्कस किया हुआ कई बार। प्रतिमा जी। गट हेल्थ। परफेक्ट। 70% आपकी इम्यूनिटी कहाँ है? गट में। अब मैं आज आपको एक जोरदार चीज बताता हूं जिस बारे में अभी तक आपने ढंग से गौर नहीं किया होगा। तो गट में आपकी 70% इम्यूनिटी है। अब गट क्या है? अपन बोलते हैं ना, मेरे को गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग मतलब क्या है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। अब एक काम करिए, ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, पर इसके पीछे के मैसेज को समझिएगा। वो क्या है? आप सुबह सुबह, अभी क्या होता है, आप सुबह सुबह उठते हो, पानी पीते हो आधा लीटर के आसपास, और फिर आप फ्रेश पीते हो। और जैसे ही आप फ्रेश पीते हो, आपके प्रेशर बन जाता है, फ्रेश होने की इच्छा होती है, यही होता है, और आप फ्रेश होने चले जाते हो। ऐसा ही होता होगा ना? 99% केस में यही रूटीन रहता होगा। एक मजे की बात बताऊं, अब जब आप गर्म पानी पी लिया है और जब आपने फ्रेश ले ली है, और अचानक से आपको कोई या तो आके बोले, या आपको कुछ पता चले, कोई भयंकर वाली न्यूज पता चले, कोई भयंकर सैड न्यूज हो सकती है और कोई जबरदस्त अच्छी न्यूज हो सकती है। अगर अचानक से ऐसा पता चले, आप नोटिस करना, आप फ्रेश पूरी पी गए, पानी आप ऑलरेडी पी चुके हो, अब प्रेशर नहीं बन रहा। अगर बहुत खुशी की बात पता चली तो भी, और बहुत दुख की बात पता चली तो भी, पता किसको चली थी? गट को तो पता चली नहीं, पता तो दिमाग को चली थी। या तो आपने अखबार में कुछ न्यूज में देख लिया, या तो फोन पे कुछ बहुत खतरनाक देख लिया, या कुछ भी ऐसा कुछ देख लिया, मतलब आपके दिमाग तक कुछ एक बहुत स्ट्रांग मैसेज चला गया। जैसे ही वो मैसेज गया, तो मैसेज जाते ही क्या हुआ? आपका प्रेशर नहीं बना। अब आप घर पे क्या बोलते हो फिर? आज एक दोबारा फ्रेश पीनी पड़ेगी, या तो दोबारा चाय पीनी पड़ेगी, ऐसा कुछ बोलते हो? यही होता है। सवाल ये है कि दिमाग को वो बात पता पता चलने से जो प्रेशर गट को क्रिएट करना था, वो क्यों नहीं हुआ? क्या आपको समझ में आया कि आपका दिमाग और आपका गट सॉलिड तरीके से कनेक्टेड है? इस बात से समझ में आया कि आपका दिमाग और आपका गट सॉलिड तरीके से क्रिएटेड कनेक्टेड है। मानो आपको अगली बार जो है पोटी जाने की इच्छा हो रही हो, और अचानक से घर में कोई इमरजेंसी हो गई, अचानक से घर में इमरजेंसी, आप बस बाथरूम की तरफ जा ही रहे थे और घर में कोई इमरजेंसी हो गई। अगले 2 घंटे आप उस इमरजेंसी में लगे रहोगे, लेकिन पोटी नहीं आ रही। कहाँ गई? बहुत भयंकर प्रेशर बना हुआ था ना, कहाँ? पोटी तो गई नहीं आप, पर वो कहाँ गया? इसका मतलब आपका दिमाग और आपका गट सॉलिड तरीके से कनेक्टेड है। और आपकी 70% इम्यूनिटी कहाँ है? आपके गट में है। क्या ये बात कॉमन सेंस वाली बन रही है कि अगली बार जब भी आप कुछ चिंताजनक सोचते हो, तो सबसे पहले प्रभावित कौन होता है? आपकी गट हेल्थ प्रभावित होती है। और जब आपकी गट प्रभावित होती है, तो आपका 70% इम्यूनिटी प्रभावित हो गया। और अगर इम्यूनिटी प्रभावित हो गया, तो जिसके भरोसे अपन जिंदा हैं, वही मामला गड़बड़ हो गया। और जब आप लगातार ऐसा करते जाते हो, कुछ ऐसा सोचते जाते हो जिससे कि आपकी गट हेल्थ बिगड़ती है,
सिर्फ और सिर्फ, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ, साइंस को प्रूव करने में हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए। सिर्फ और सिर्फ तब आप अपने शरीर में कोई ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई ऑटो इम्यून डिजीज के पीछे कोई न कोई ओवर थिंकिंग है कविता जी। कोई न कोई पीछे कुछ न कुछ मामला है जो कि बच्चे के दिमाग में, अपने दिमाग में, बड़े के दिमाग में लगातार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्योंकि वो चलता रहा तो गट हेल्थ खराब हो गई, और क्योंकि गट हेल्थ खराब हो गई तो आपने, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खराब हो गया। और खराब इम्यून सिस्टम की निशानी है ऑटो इम्यून डिजीज। कि जहां वो अच्छी सेल्स को, अच्छी सेल्स जो है बुरी सेल्स को मार रही थी, वहां अब वो अच्छी सेल्स को ही मार रही है। जिस ऑर्गन में मार रही है उस ऑर्गन के हिसाब से उस बीमारी का नाम नया नया आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज ही है। यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी अच्छी सेल्स को अगर ब्रेन में हो रहा है तो उसका अलग नाम है, किडनी में हो रहा है तो उसका अलग नाम है, लीवर में हो रहा है तो अलग नाम है, लंग्स में हो रहा है तो अलग नाम है। किस ऑर्गन की अच्छी सेल्स को मारा जा रहा है उसके आधार पर उस बीमारी का नाम है। लेकिन बेस लाइन सेम है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया। इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया इसका मतलब गट हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। गट हेल्थ के साथ, गट हेल्थ ठीक रहे इसमें आपके दिमाग का अच्छा खासा रोल है। इस टॉपिक पे मैं जो तैयार करके लाया था उसका 10% ही बता पाया हूं, है ना? सच में इस पे 90% और है बात करने के लिए, पर मैं चाहता हूं मैं बात करूं उसकी बजाय आप इस पे और विचार करो, और अपने इस प्रैक्टिस में लेके आओ इस विचार को कि हाँ, मुझे, जैसे मैं मेरे शरीर के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, सलाद खाता हूँ, अच्छा पानी पीता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, ठीक इसी तरीके से ही मुझे मेरे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी बराबर का प्रयास करना पड़ेगा। वो अच्छा सोचे, वो अच्छा रहे, इसका प्रयास भी अच्छा खासा करना पड़ेगा। मेरे, जो भी लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुश्किल दौर आया, ये आपके बस का नहीं था, है ना? लेकिन और वो कब जाएगा ये भी हो सकता है बहुत हद तक आपके बस का नहीं हो, लेकिन एक चीज आपके बस की है। वो क्या? कि आप इस मुश्किल दौर को और मुश्किल बनाओगे या इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ये आपके बस का है। इससे ऊपर वाला रोक ही नहीं सकता आपको। ये तो आपके बस का है ना। तो प्लीज यहां से कुछ चिंता में रह के, तनाव में रह के, बुरा सोच के उस मुश्किल सिचुएशन को और मुश्किल मत बनाइए। सारा रूटीन फॉलो करके अपने मन में ये विचार क्यों रखना कि मैं तो फिट हो ही नहीं सकता? ये विचार किस काम का है? ये तो आपका नुकसान ही कर रहा है ना। तो इधर से भी स्वस्थ बनिए और अपने पांचों पिलर भी स्वस्थ रखिए। ये जो माइंडसेट वाली चीज है ना, जो पांचवा पिलर है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बाकी चारों ठीक कर लोगे, ये ठीक नहीं रहा तो बाकी चारों का भी कबाड़ा कर देगा ये। प्लीज इस बात को आज अपने परिवार के साथ डिस्कस करिएगा। ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है? आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई करो इस टॉपिक पे। आपको और नई 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 चीजें पता चलेंगी। पढ़ना अच्छी बात है ना। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो अगली बार हमसे पूछना कि ये पढ़ा, ये पता चला, ये क्या कपड़ा है, कैसे होता है। आई होप यू विल डू दैट। थैंक यू सो मच। एंड बैक टू स्वाति मैम।